प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से की बात। लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा की कार्य समिति के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाज में बढ़ी है महिलाओं की भागीदारी, गरीब लोगों को जोड़ा गया विकास की मुख्य धारा से। देश में तेज गति से कोविड टीकाकरण का अभियान जारी। अब तक लोगों को लगाई गई 68 करोड़ 75 लाख से अधिक डोज। और लखनऊ में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, सहकारिता को बनाएंगे और भी मजबूत। प्रदेश में भंडारण के लिए बनाए जाएंगे 10,162 नए गोदाम। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। हिमाचल प्रदेश में समूची पात्र आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल ने एक टीम के रूप में कार्य करके एक अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया है। पीएम ने कहा कि आप जैसे साथियों के प्रयास से ही लाहौल और स्पीति भी सबसे तेजी से टीकाकरण संपन्न करने वाले जिलों में शामिल हो गया। कि लाहौल स्पीति जैसा दुर्गम जिला हिमाचल में भी 100% पहली डोज देने में अग्रणी रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जो अटल टनल बनने से पहले महीनों महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहते थे। हिमाचल वासियों ने किसी भी अफवाह को, किसी भी अपप्रचार को टिकने नहीं दिया। हिमाचल इस बात का प्रमाण है कि देश का ग्रामीण समाज किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सशक्त कर रहा है। पीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सशक्त होती कनेक्टिविटी का सीधा लाभ पर्यटन और बागवानी आदि को मिल रहा है। कनेक्टिविटी चाहे रोड की हो, रेल की हो, हवाई कनेक्टिविटी हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज देश की ये सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज 8-10 घरों वाली बस्तियां भी सड़कों से जुड़ रही है। हिमाचल के नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं। ऐसी ही सशक्त होती कनेक्टिविटी का सीधा लाभ पर्यटन को भी मिल रहा है। फल सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान बागवानों को भी स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। गांव-गांव इंटरनेट पहुंचने से हिमाचल की युवा प्रतिभाएं वहां की संस्कृति को, पर्यटन की नई संभावनाओं को
देश विदेश तक पहुंचा पा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद से ही देश की राजनीति के एजेंडे में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अनछुए पहलुओं को छुआ गया जिन्हें पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई गई और गरीब को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं नेतृत्व प्रदान करने लगी हैं। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद देश के राजनीति के एजेंडे की धुरी को बदला। इससे पहले जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर चलने वाली देश की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वह देश के अंदर उन अनछुए पहलुओं को लेकर के तैयार हुई जो इस देश के गांव से होकर गरीब से, किसान से, महिलाओं से और नौजवानों से संबंधित थी। और आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं बनी वे इन सभी को केंद्र में रख करके बनाई गई। राजनीति के एजेंडे की धुरी बदलने का कार्य अगर देश के अंदर आजादी के बाद किसी ने किया है तो वह नाम है प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम आज देश के अंदर हुआ है या हो रहा है वह एक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें गांव अपने आप में स्वावलंबी होगा, जिसमें गरीब अपनी उस बदहाली से ऊपर उठ करके समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक किसान पलायन का रास्ता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों के सामने एक आदर्श बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक महिला इस लघु नहीं बल्कि समाज का नेतृत्व करने वाली होगी। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद अभी हाल ही में आपने देखा होगा पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेज महिला हुई हैं। सबसे अधिक राज्यपाल अब तक की भारत के इतिहास की सबसे अधिक राज्यपाल प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुई हैं और ये सभी महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। प्रदेश में पुलिस विभाग में अब बीट में तैनाती की गई है। पुलिस में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। और यही नहीं, अब तो एक नए दूसरे चरण में जब मिशन शक्ति के दूसरे चरण में हम लोग आए हैं, इसमें एक और व्यवस्था बना दी गई कि प्रदेश के अंदर महिला बीट अधिकारी, यानी जैसे पहले प्रदेश के अंदर महिलाओं की पुलिस में भर्ती नहीं थी, बहुत कम थी। हम लोगों को प्रदेश के अंदर महिलाओं की प्रदेश में पुलिस की भर्ती करनी थी, तो मैंने अनिवार्य रूप से कहा, मैंने कहा 20% उसमें बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए। और 20% बालिकाओं की भर्ती का परिणाम क्या निकला? आज हमारे पास प्रदेश के अंदर 30,000 महिला पुलिसकर्मी हैं, 30,000 महिला पुलिसकर्मी। और इन महिला पुलिसकर्मियों को पहले 2-3 वर्ष तक पुलिस के अधिकारी कोई काम नहीं देते थे, कार्यालय में उनसे काम लिया जाता था, कंप्यूटर पे ही वे काम करती थी। उसमें से बहुत सारी महिला आरक्षी ऐसी थी जो फील्ड में जाकर के पुरुषों के समकक्ष कार्य करना चाहती थी। बाद में तय हुआ कि इन्हें महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनात करके गांव-गांव में महिलाओं की शिकायत सुनने और महिलाओं को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। और आज वे सफलतापूर्वक 10,000 ऐसे केंद्रों में जाकर के नियमित रूप से प्रदेश के अंदर गांव में हो या शहर में महिलाओं की समस्याओं का समाधान वहीं पर करने का कार्य कर रही है। लखीमपुर खीरी के जिला चिकित्सालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले कोविड महामारी के बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अभियान चला है। पीएम केयर फंड और स्थानीय सांसद विधायकों के सहयोग से मुख्यालय सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर के बाद जो कमी थी उसे पूरा किया जा रहा है। कोविड-19 का जो संक्रमण हुआ था पूरी दुनिया में, उससे सारी दुनिया में कई तरह की चुनौतियां आई थी। जो सेकेंड वेव आई उस दौरान ऑक्सीजन की कमी भी बहुत जगहों पर महसूस की गई और जरूरत थी। इसके कारण हमारी सरकार ने उसका संज्ञान लिया। हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया और जो हमारा ऑक्सीजन का उस समय का प्रोडक्शन था कोविड के पहले का, उसमें कम से कम 12% की वृद्धि हम कर चुके हैं और अब बहुत अच्छी स्थिति में है। जहाँ तक लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, अभी डीएम साहब से बात हुई, कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि 6 प्लांट हमारे जो विधायक निधि से बने हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने आज सीतापुर में एक दिवसीय भ्रमण कर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मिश्र ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की नवीन शाखा का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था संतुलित रही और देश को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ा। यह भारत के वर्तमान नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है, जिसके बाद अब सभी राजनीतिक दल अयोध्या जाने लगे हैं। उनको देख करके अगर उनके विषय में जान करके आप प्रश्न करेंगे तो आपको पूरा उत्तर नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना नई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी थी तब से हमारा प्रबुद्ध प्रबोध और हम लगातार काम करते हैं। उनके प्रबुद्ध सम्मेलन एक जाति विशेष के लिए हो रहे हैं, हमारे प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन सर्व समाज के लिए है। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जनपद के निचलौल एवं नौतनवा तहसील क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई गांवों के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और बाढ़ पीड़ितों को राशन किट वितरित किए। वित्त मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए बाढ़ से प्रभावित हर व्यक्ति तक तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। बाढ़ एक दैविक आपदा है और निश्चित तौर से हमारे क्षेत्र में इस तहसील में करीब बाढ़ से 25 गांव प्रभावित हुए थे, जिसमें से 12 गांव पूर्ण रूप से सड़क से कट गए थे, जिनको मरीन घोषित किया गया है। और आज मैं उसी के तहत आया था कि जो सरकार हमारी संवेदनशील सरकार जोगी जी की सरकार है, और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी जब भी कोई आपदा आती है तो जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। आज उसी के तहत जिनको कभी फसल डूब गया है, घर में खाने पीने का सामान नहीं है, उसके तहत तत्काल राहत में एक क्षणिक चावल है, दाल है, मिर्च है, मसाला है, भूजा है, नमक है, मोमबत्ती है, ये सारा चीज़ भी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ सर्वे भी हो रहा है कि जो बाढ़ में जिनका मकान गिरा है उनको भी मकान निर्माण कराया जाएगा। जिनका फसल का नुकसान हुआ है उनके फसल की भी भरपाई हम लोग करने वाले हैं। और जितने भी बाढ़ के समय पुल या पुलिया या सड़क कट गए हैं, उन सड़कों का भविष्य में कैसे जल्दी से जल्दी निर्माण कराया जाए, उसकी एक समीक्षा बैठक हम लोगों ने किया है। और जनता के बीच में आकर के उनसे खुद रूबरू होकर के उनके दुख दर्द को जानने का हमने प्रयास किया। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दायित्व निर्वहन में लापरवाही की पुष्टि होने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दोषियों पर प्रकरण का परीक्षण कराकर तत्काल दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। आज टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल लखनऊ के 3-3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित कर 3 टीमें फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा भेजी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि एक-एक मरीज की सेहत पर ध्यान दिया जाए। यह विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम स्थानीय चिकित्सकों का मार्गदर्शन करेगी। फिरोजाबाद में डेंगू व अन्य वायरल बीमारियों की रोकथाम के लिए अतिरिक्त बेड, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयां, जांच उपकरण आदि की व्यवस्था की गई है। जनपद की स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग अंतर विभागीय समन्वय के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,948 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 43,903 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.44% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,04,874 है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 68 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25,23,000 से अधिक खुराकें दी गई हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में कोविड टीकाकरण के विशेष अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर शिक्षक, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने कोविड की डोज ली। आज एकल के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में हम लोग एक कोविड वैक्सीनेशन का विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसमें 1000 डोज लगनी है और ये लखनऊ का सबसे बड़ा कैंप होने का इसको गौरव प्राप्त है। और बड़ी मात्रा में लोग आसपास के लोग भी आए हैं, अन्य क्षेत्रों से भी लोग आए हैं, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं और वृद्ध भी आए हैं, छात्र तो हैं ही यहाँ। और यहाँ पर कोविड शील्ड और कोवैक्सीन दोनों प्रकार की वैक्सीन लग रही है, बहुत ही सुगमता के साथ। आज लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में कोरोना के टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया गया। टीकाकरण अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। टीकाकरण केंद्र पर अलग अलग बूथों पर कोवैक्सीन की डोज लगाई गई। टीकाकरण केंद्र पर आए लोगों ने वहां की गई व्यवस्थाओं की तारीफ की और अन्य लोगों से भी टीकाकरण कराने का आह्वान किया। हमारे यहाँ मेगा वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास 1500 की थी, जो कि लगभग हमारे पास 900 से ऊपर वैक्सीन लोगों ने लगवा लिया और काफ़ी भारी भीड़ अभी भी इकट्ठी हुई है। तो हमारा टारगेट आज का 2000 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि लग जाएगा शाम तक। हमारे यहाँ करीब 6 बूथ हमने बनाया है जिसमें वैक्सीन लग रही है और 9 बूथ ऐसे हैं कि 9 काउंटर बनाया, रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया, जिससे लोग बट के लोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और वैक्सीन भी सुरक्षित तरीके से लगाते रहें। जल्दी ही हम लोग 1 लाख के टारगेट को भी कुछ दिनों में ही पूरा करने जाएंगे। जो लोकबंधु अस्पताल में 1 लाख लोग लगा लेंगे। इस समय करीब 90,000 के लोगों ने लगाया हुआ है, वैक्सीनेशन हमने किया है। 1 लाख बहुत जल्दी ही हम लोग पूरा करने वाले हैं। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए कोविड वैक्सीन की डोज लेना बहुत जरूरी है। यह बात अब कन्नौज की जनता को भी समझ आने लगी है, जिसके चलते जिले में अब तक 5,20,290 लोगों को कोविड टीके की पहली और 54,556 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। जिले में आज कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक दिन में 35,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। लोगों की जागरूकता के चलते अभियान को सफलता भी मिल रही है। टीका लगवाने आए लोगों ने बताया कि कोविड से बचने के लिए टीका लगवाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है, उससे बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं। मैं मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन का 2nd डोज लेने आया हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर नागरिक को 2nd डोज का डोज लेना जरूरी है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका हम लोग पालन करें। सब लोग वैक्सीन का प्रयोग करें, लगवाएं वैक्सीन। जी, ये मेरी दूसरी जो डोज है और मैं कोरोना के लिए लड़ाई के लिए मैं ये डोज लगवा रही हूँ। मैं पहले लगवा चुकी हूँ और तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे टीका लगवाने आई हूँ कोविड-19 का फर्स्ट। इससे क्या होता है कि कोरोना से बच सकते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी नहीं लगवा रहे हैं, उनको अभी तुरंत से जल्दी लगवाना चाहिए, जिससे उनको बचने के चांसेस हो सकता है, और नहीं लगवाएंगे तो खुद का ही नुकसान होगा।
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि सहकारिता को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाकर देश में नंबर 1 बनाना है। प्रदेश में सहकारिता को सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया है। उन्होंने ये बात आज लखनऊ में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सहकारिता को और मजबूत करने के लिए अलग से विभाग बनाया है। उत्तर प्रदेश में सहकारिता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने सहकारी समितियों को सहकारी विकास परियोजनाओं के लिए 7,055 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रदान की है। इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए 835 करोड़ रुपए, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के लिए 382 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भंडारण के लिए प्रदेश में 10,162 नए गोदाम बनाए जाएंगे, जिसमें 162 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। सहकारिता विभाग को बैंकों में सीबीएस सिस्टम के लिए 112 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में चीनी मिलों और एथेनॉल संयंत्र लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। अपने खेत में यूरिया भी लगाने के लिए तरसता था। यूरिया के नाम पर उसे लाठी डंडे पड़ते थे और पहला काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, उस यूरिया का दुरुपयोग रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया को करने का काम किया और लगातार किसानों के क्षेत्र में जो माननीय मोदी ने काम किए और सबसे बड़ा काम किया कि 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य, और उसी दिशा में जो सरकार हमारी काम कर रही है बहुत हम आगे बढ़े हैं। किसानों को खुशहाल बनाने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूं कि देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से, मोदी से खुश है। उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का गोल्डन आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु रायबरेली में श्रम विभाग द्वारा 3 दिवसीय कैंप आज से शुरू किया गया है। गोल्डन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकार निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ ही उनके परिवार को भी उच्च गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई है। इसमें 5 लाख तक का इलाज प्रत्येक परिवार को मुफ्त किया जाएगा। आयुष्मान भारत के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर हरीश वैश्य ने बताया कि जनपद में 40,000 श्रमिकों के गोल्डन कार्ड बनने की सूची आई है, जिसकी शुरुआत आज से 3 दिवसीय कैंप के माध्यम से की गई है। यह कैंप जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में लगाए गए हैं। ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एक गोल्डन कार्ड बनने का योजना जो आज संचालित हुई है, उसका शुभारंभ हम लोग आज इस कैंप के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो 40,000 की सूची आई है बोर्ड से जनपद रायबरेली के लिए, जिनका कार्ड बनना है स्मार्ट कार्ड। उनमें हम लोगों ने आज अधिक से अधिक लोगों को बुलाया है और इस प्रकार के कैंप जनपद के अन्य ब्लॉकों और अन्य सीएससी में भी लगाने, संचालित करने। तो आज यहाँ अधिक से अधिक लोगों का हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पंजीकृत श्रमिक हूँ और मैं यहाँ गोल्डन कार्ड बनवाया हूँ और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी पहल है। हम यहाँ पंजीकृत हैं और हमारे जो सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री, और हमारा लेबर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, लोगों को भी अच्छे से लग रहा है। सरकार का बहुत अच्छा काम है, ये बहुत बड़ी कदम है, क्योंकि जो मजदूर हैं और निचले कदम वाले हैं वो लोगों का इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है ताकि उन लोगों का थोड़ा इलाज हो सके। मेरा नाम सीतावती है। यहाँ श्रम विभाग में आज गोल्डन कार्ड बन रहे हैं, जो कि मेरा कार्ड बन चुका है और यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, जो ऐसा हमारे यहाँ कार्यक्रम लाए हैं। और गरीब लोग जो बहुत परेशान थे क्योंकि उनका इलाज पैसों बिना इलाज नहीं हो पाता था, बेचारे मारे फिरते थे, आज उनका इलाज कम से कम किसी भी अस्पताल में जो चयनित अस्पताल हैं उसमें जाके अपना इलाज तो ही करवा सकते हैं। उन्नाव से एक अच्छी खबर। यहां कोविड से प्रभावित हुए कई परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना काफी मददगार साबित हो रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी रेणु यादव के अनुसार ऐसे 64 परिवारों का चयन किया गया है जिनके अभिभावक या उनके माता पिता का कोरोना के कारण निधन हुआ है। ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह और यदि वह विवाह के योग्य हैं तो 1 लाख उनकी शादी के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। खुद जिलाधिकारी और प्रशासन के अन्य अधिकारी पीड़ितों के घर पहुंचकर उनको सांत्वना देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने
0 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति माह 4,000 रुपये दिए जाने का प्राविधान है। इस योजना के अंतर्गत वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में बच्चों को लाभ दिया जाना है। एक वो बच्चे 0 से 18 वर्ष तक के जिन्हें शिक्षण के हेतु 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाना है। साथ ही वो बच्चे जो कक्षा 9 या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप दिए जाने का प्राविधान है। साथ ही बालिकाएं जो विवाह की आयु योग्य हो जाए पूर्ण करने के उपरांत जिनका विवाह होगा उनको 1,01,000 रुपये दिए जाने का प्राविधान है। दौरान जिन अभिभावकों की मृत्यु हुई है उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों को अनाथ हो गए थे, जिनको हमारे माननीय योगी जी ने उनको भरण पोषण के लिए उनकी छात्रवृत्ति दी जा रही है। और मैं ऐसे कई परिवारों के संज्ञान में हूँ जिनके मैं जानता हूँ उनका इस योजना का पूर्णतः लाभ मिल रहा है। मैं आदरणीय योगी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस योजना का पूर्णतः सबको लाभ दिलवा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर पुस्तक प्रेमियों के लिए पुस्तक प्रोन्नयन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यहां आने जाने वाले लोगों को अच्छी पुस्तकों से परिचित कराना है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कम कीमतों पर अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम करता है। इस केंद्र पर बच्चों से लेकर प्रौढ़ों तक के लिए पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करता है। उसी श्रृंखला में लखनऊ मेट्रो स्टेशन, ये जो विश्वविद्यालय स्टेशन है, यहाँ पर पुस्तक प्रोन्नत केंद्र ये स्थापित किया है। इसका उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र और यहाँ से आने जाने वाले लोग पुस्तकों से परिचित हों, अच्छी पुस्तकों को क्रय करें, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कम कीमत पर अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करके सामान्य वर्ग के अंदर और सभी वर्ग की सभी श्रेणियों के लिए पुस्तकों का प्रकाशन करता है। जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं में कुपोषण कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। हाथरस जिले में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी हाथरस डीके सिंह ने बताया कि बच्चों व महिलाओं में कुपोषण की दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का वजन करके अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। ग्राम ग्राम पोषण वाटिकाएं लगाई जाएंगी। हाथरस के सासनी ब्लॉक के गांव सठिया की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेमलता ने बताया कि पोषण माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, पोषण वाटिका लगाई जा रही है, साथ ही उसके और वृक्षारोपण का महत्व उनके द्वारा महिलाओं को समझाया जा रहा है। वहीं लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उन्हें कई आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है, साथ ही पोषाहार भी मिल रहा है। मनाने का निर्णय लिया है। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी माह सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का वजन करके अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी और उनका प्रबंधन किया जाएगा। पोषण प्रोत्साहन के लिए ग्राम ग्राम में पोषण वाटिकाएं लगाई जाएंगी, जिसमें विशेष रूप से फलदार पौधे और सहजन के पौधे लगाए। सारी महिलाओं को यहाँ पर बुला करके भी, जैसे ये कोरोना टाइम चल रहा है तो उसकी तीसरी लहर के बारे में मैं अभी बता रही थी, और पोषण वाटिका मैंने 2 दिन लगवाई है और आज मुझे फिर तीसरी बार कुछ पोषण वाटिका लगानी है और इन महिलाओं को घर घर जाकर के समझाती भी हूँ। जैसे पोषण वाटिका हम लगाते हैं उसमें हरे पत्तेदार सब्जियाँ बोलते हैं, मेथी है, पालक है, तो लौकी है, तोरई है, तो उनसे क्या होता है हमारा पैसा भी बचता है और हमें हरे पत्तेदार सब्जियाँ प्राप्त होती हैं। उसमें क्या होता है पौष्टिक आहार में वो सम्मिलित होती हैं। पौष्टिक आहार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।